हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं सचिन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वन लीप प्रैक्टिस पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एमसीक्यू सीरीज चल रही है, इस लूसेंट बुक को निचोड़ने का काम हो रहा है, जैसा कि आपको पता है, बार-बार मैं वीडियो में बता रहा हूँ। तो इस सेशन के साथ आज से हम नए टॉपिक की तरफ रुख कर रहे हैं, जो कि नया टॉपिक हमारा कौन-सा है, आइए हम दिखाते हैं आपको। नया टॉपिक है आज प्रागैतिहासिक काल। ठीक है? आज का तीसरा टॉपिक है। पिछले हम अ, 2 टॉपिक को कवर कर चुके हैं, जो कि सामान्य परिचय था हिस्ट्री का और हिस्ट्री के स्रोत। ये 2 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इनके मेरे ख्याल से एक टॉपिक का 2 क्लास और एक टॉपिक का 3 क्लास है। टोटल 5 क्लास है, जो कि प्लेलिस्ट में अलग-अलग टॉपिक वाइज़ अपलोड कर दी गई, ना कि एक ही में, ताकि आपको खोजने में प्रॉब्लम ना हो। आप चैनल को सर्च करिए, सीधे प्लेलिस्ट में जाइए, एक-एक करके आप चार्ट जाइए। सही बता रहा हूँ कि आपको इतने अच्छे से बेहतर लूसेंट ने तो सभी ने करवा रखा, बट इतने अच्छे से, इतने क्लैरिफ़ाई से कोई नहीं करवाया होगा जैसे मैं करवा रहा हूँ। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि थ्योरी तो सभी लोग पढ़ते हैं, बट प्रैक्टिस कोई नहीं करता। ये बुक जो लूसेंट की है, ये एमसीक्यू बुक प्लस वो जो ब्लू वाली बुक है वो लूसेंट की थ्योरी वाली, ये सभी बुक, ये दोनों बुक जो है किसी सबके टेबल पे पड़े होंगे, मगर कभी किसी ने इनको अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। इस लूसेंट बुक को हम हल्के में लेते हैं, बट ऐसा नहीं करना है दोस्तों। इसमें कम से कम 10 से 15,000 क्वेश्चन सम्मिलित हैं, वो भी अलग-अलग एग्ज़ाम्स हुए हैं, जैसे लाइक यूपीएससी, पीसी, मतलब मैं आपको गिना नहीं सकता, कम से कम 10 से 15 सवाल 10 से 15 एग्ज़ाम्स होंगे, जिसमें ये जो लूसेंट आपको दिख रही है, ये जो ब्लू वाली है, इसको तो सभी जानते होंगे, सभी, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो इस बुक से परिचित ना होगा। बट इसको आज तक किसी ने अच्छे से किया नहीं होगा। मैं इसको कंप्लीट कराने के लिए ये सीरीज़ चला रहा हूँ 1500 क्वेश्चनों की, 15,000 क्वेश्चनों की, जो कि सब्जेक्ट एंड अलग-अलग टॉपिक वाइज़ के होंगे, जो कि एक टॉपिक कम से कम 300, 500, क किसी-किसी में 250, ऐसे-ऐसे करके क्वेश्चन दिए हैं। तो आप बताइए, 15,000 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस अगर एक ही जगह से कर ले रहे हैं, तो फालतू की चीज़ में आपका दिमाग लगाने से कोई मतलब ही नहीं रहता। हम लोग क्या करते हैं ना, फलाने टेस्ट सीरीज, फलाने की बुक, ऐसे इसी में दौड़ते रहते हैं और थ्योरी पढ़ते रहते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। थ्योरी इधर पढ़ते हैं, इधर भूल जाता है, क्लास में जाते हैं तो कुछ रिकॉल नहीं होता है। मेरे भाई, मेरी बात मानिए आप, इस बुक को जितना मैं करा रहा हूँ उतना कंप्लीट कर लीजिए। पूरा निचोड़ में इसमें करा रहा हूँ, एक्स, वाई, जेड, ए टू जेड, मतलब सब्जेक्ट एंड टॉपिक वाइज़ हर सब कुछ क्लियर करा रहा हूँ, और आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर रहा हूँ अलग-अलग प्लेलिस्ट में, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों? तो आज का सेशन है तीसरा टॉपिक के साथ, चलिए हम शुरू करते हैं। और एक बार आप प्रैक्टिस कर लो ढंग से, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, क्योंकि हम पढ़ने के लिए तो सब पढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें अप्रोच अलग अपनानी पड़ेगी, तभी जाकर सिलेक्शन होगा। अदरवाइज़ ऐसे हम पढ़ते रहेंगे, बस कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है? आपको बताना है, टू द पॉइंट बात करेंगे दोस्तों। जो क्वेश्चन आपको गलत लगता है, मतलब जो आपका क्वेश्चन गलत होगा, उसको नोट डाउन करना और उसी टॉपिक को जाकर के अपने नोटबुक या बुक में जाकर रिवाइज करना। ऐसे क्या होता है ना, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, मतलब क्वेश्चन ओरिएंटेड रिवाइज करिए, तब देखिए कैसे एग्जाम को सीधे टैकल होगा। हम न जाने कहाँ-कहाँ से पढ़ते हैं, एग्जाम जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो समझ में नहीं आता कोई एग्जाम पूछा कहाँ जा रहा है और हमें पढ़ना कहाँ से है। ठीक है दोस्तों? तो आप टॉपिक वाइज रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस वाइज रिवाइज करेंगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। विश्वास नहीं मानी तो एक बार आप करके देखिए। आपने अपने मन से तो बहुत किया होगा, बट मेरे कहने से प्लीज़ एक बार इसको अपनाइए। आपको खुद ही सच्चाई पता चल जाएगी, आप कितने पानी में हैं, कितने नहीं, वो सब कुछ पता चल जाएगा। जब क्वेश्चन गलत होते हैं ना, तो अंदर क्यूरियोसिटी होती है, भाई मेरा क्वेश्चन गलत कैसे हुआ? तो उसको सही करने के लिए हमें मजबूरन पढ़ना ही पड़ता है। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, हमको सब आ रहा है। नहीं, ये हमारी गलती होती है। ठीक है दोस्तों? बस इतना मैंने समझा दिया है। हर वीडियो में समझाता चल रहा हूँ, ताकि आपको लगे कि हाँ, ये बात सच है। ठीक है दोस्तों? तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अफ्रीका द्वीप को कहा जाता है, माना जाता है। ठीक है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है? निम्नलिखित में से हमें बताना है कि मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? तो आइए देखते हैं दूसरे का जवाब क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को जैसे कालक्रम में दर्शाने को बता रहा है? तो इस चारों ऑप्शन में से हमें कौन सा कालक्रम सही है, उसके अनुसार हमें आंसर देना है। तो आइए देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और दूसरा होमो इरेक्टस, और तीसरा निएंडरथाल, और चौथा क्रोमैग्नन। ठीक है? इनका टर्म थोड़ा-सा मतलब लेने में थोड़ा-सा दिक्कत हो सकती है आपको, बट पढ़ना तो पड़ेगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं।
फोर्थ नंबर पे चलते हैं। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी मानव आदि का पूर्वज माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे मानव आदि का पूर्वज माना जाता है? तो आइए देखते हैं दोस्तों किसको माना जाता है। तो फोर्थ नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को माना जाता है, पूर्वज माना जाता है। ठीक है, आदि आदि मानव काल का। तो नेक्स्ट कह रहा है कि 5 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किसे मानव माता कहा जाता है? मानव माता दोस्तों किसे कहा जाता है? तो 5 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लूसी को मानव माता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे चलते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि सबसे पहले मानव सदृश प्रणाली जो प्रज्ञा मानव होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से क्या होती है, भिन्न था, समानता माना जाता है, उसे क्या माना जाता है दोस्तों? आइए जरा हम देखते हैं, नजर डालते हैं ऑप्शन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। सामने आपके प्रूफ है, यूपीएससी 2001, नेट जेआरएफ 2007 में। मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इतना एग्जाम से रिलेटेड इतना एग्जाम इसमें पूछा गया है ना कि आपको डायमेंशन भी पता चलेगा और हर एग्जाम का पैटर्न भी पता चलेगा और कहाँ से हमें टॉपिक पढ़ना और कहाँ से छोड़ना सब कुछ पता चलेगा। बस एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक बार इस बुक को कंप्लीट कर लीजिए प्रैक्टिस के। आप सब कुछ छोड़ दीजिए, कोई टेस्ट सीरीज किसी से कुछ नहीं करना है, बस इसी बुक को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। आपको कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे भाई। 1500 क्वेश्चन मजाक बात नहीं होती। 1500 क्वेश्चन आपने कर लिया तो आपका यार 100 नंबर 200 नंबर का क्वेश्चन नहीं सही होगा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बाकी थ्योरी तो आप पढ़ ही रहे हैं, तो बिना प्रैक्टिस पॉसिबल ही नहीं कि आप एग्जाम निकाल पाओ। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जाते हैं तो हमें क्वेश्चन तो ऐसा लगता है कि हम पढ़े, मगर सब धुंधला धुंधला लगता है। तो क्या ही मतलब ऐसे पढ़े हुए जब हमें क्वेश्चन सही सॉल्व करने में हमारी जो क्लियरिटी ही नहीं बन पा रही। तो 7 नंबर पे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि 7 नंबर कह रहा है कि भारत के क्षेत्र में सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातत्व प्रमाण मिले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नर्मदा घाटी में। ठीक है, नर्मदा घाटी में पुरातात्विक मनुष्य संबंधी क्या है, प्रमाण मिले हैं। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ? ये दोस्तों हर एग्जाम में आप उठा के देख सकते हैं कि हड़प्पा से ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि कहाँ से फलाना पाया गया, कहाँ से खोपड़ी पाएगी, कहाँ से स्नानागार पाया गया, कहाँ से कौन सी फसल थी। आप मेरे कहने से नहीं, खुद एग्जाम आप दे रहे होंगे, आप पीवाईक्यू देख लीजिए, ऐसा कोई एग्जाम नहीं बचा जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। तो अब बताइए, इस टॉपिक का कम से कम 250 क्वेश्चन में एक ही टॉपिक से करा रहा हूँ, तो बताइए इसके बाहर से कहाँ से पूछेगा भाई? बस खाली एक बार आपको विश्वास करके इस सीरीज को फॉलो करना है। यूपीपीसीएस 2008 नेट जेआरएफ 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 8 नंबर का जवाब क्या होगा दोस्तों? आप लोग जवाब दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर्मदा घाटी में हथनौरा नामक स्थान है, वहां से क्या पाया गया है, होमो इरेक्टस का एक कपाल पाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? जो प्राचीनतम द्विपद मानव है वो दोस्तों किसे कहा जाता है? तो 9 नंबर का जवाब क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीथेकेंथ्रोपस को कहा जाता है। 10 नंबर पे चलते हैं दोस्तों। 10 नंबर क्या कह रहा है? 10 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? जो आग की खोज प्राचीन काल में हुई थी उसका श्रेय किसे दिया जाता है? तो आप लोग इसका जवाब दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, होमो इरेक्टस को इसका क्या श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा इसे जूम कर लेते हैं। 11 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से थोड़ा सा और हल्का सा बढ़ा दें। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव कहा जाता है? तो 11 नंबर का जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका आप लोग जवाब दीजिए। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नियंडरथाल। नियंडरथाल को कहा जाता है। 12 नंबर कह रहा है कि आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। बीपीएससी 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 12 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रो मैग्नम मनुष्य को कहा जाता है। 13 नंबर कह रहा है कि निम्न निम्न में से यानी निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? मतलब ये चारों ऑप्शन में से किसे नवीनतम समझा जाता है? तो इसका जवाब हमें देना है। 13 नंबर का जवाब क्या होगा दोस्तों? आइए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रोमैग्नन मानव। ठीक है, आरएस और आरटीएस 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपको प्रूफ विद प्रूफ नहीं मिलेगा कि हाँ किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। सब एग्जाम में पूछा आपको यहाँ पे दिखने वाला है। ठीक है, आप मेरे कहने से मत पढ़िए, आप खुद देख सकते हैं, सामने प्रूफ है, मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग खुद समझदार। यूपीपीसीएस 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है।
प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? जो प्रारंभिक पूर्ण मानव था दोस्तों, उसे किस नाम से जाना जाता था? तो 14 नंबर का जवाब क्या होगा दोस्तों? इसे किस नाम से जाना जाता था? इसे क्रो-मैग्नन के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 नंबर, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता था? जो आधुनिक मानव थे उनको वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता था? तो 15 नंबर का जवाब क्या होगा दोस्तों? आइए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, होमो सेपियंस। होमो सेपियन और सेपियन कहा जाता था। ठीक है, 16 नंबर पे चलते हैं। 16 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि किस स्थल पर सर्वप्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? यूपीएससी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपीएससी से बढ़ के कोई एग्जाम है क्या इस दुनिया में? नहीं है। तो बताइए, जब ऐसे एग्जाम को इसको टच कर गया है, तो आपको पैटर्न, आप कोई भी पर्टिकुलर अगर टेस्ट सीरीज खरीदेंगे या कोई प्रैक्टिस का खरीदेंगे, सेट खरीदेंगे प्रैक्टिस का, उसमें केवल वही एग्जाम पूछा रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर यूपीपीसीएस है तो यूपीपीसीएस से रिलेटेड ही दिया रहेगा, उसी के एग्जाम जो यूपीपीसीएस करवाता है उसी का दिए। मगर ये ऐसी बुक है लूसेंट की, इसमें आप सोच भी नहीं सकते कि कौन कौन से एग्जाम इसमें पूछे गए। मैं आपको काउंट करवाता हूँ। एसएससी पूछा गया, सीडीएस पूछा गया, बीपीएससी पूछा गया, एसएससी पूछा गया, आरआरबी पूछा गया है, उसके बाद नीट जीआरएफ पूछा गया है, उसके बाद एमपीपीसीएस पूछा गया है, बिहार पूछा गया है, यूपीएससी पूछा गया है। मेरे भाई कौन सा एग्जाम लेंगे आप? सीजीपीएससी पूछा गया है, उसके बाद एनडीए पूछा गया है। और मैं देख रहा हूँ। बताइए, मैंने कम से कम 8-10 एग्जाम आपको गिना दिए बस। और बताइए, अगर हम इतने पीवाईक्यू को अलग से ना करके एक ही में समराइज कर लेते हैं, तो इससे बाहर से कहाँ जाएगा भाई? सबसे पहली बात तो अलग अलग जो क्वेश्चन पूछने का दृष्टिकोण है वो पता चलेगा कि हाँ, फलाने एग्जाम में कैसा पूछता था, फलाने एग्जाम में कैसा पूछता था, वो दृष्टिकोण आपको पकड़ने में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग बड़े बड़े यूट्यूबर को फॉलो करते हैं, जी हाँ फॉलो करना चाहिए, बट उतना फॉलो करना चाहिए जितना हमें जरूरत हो। हम जरूरत से ज्यादा अपना विश्वास मान लेते हैं, अपना सब कुछ मान लेते हैं, ना कि अपने खुद विश्वास करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में आपका किसी का कोई नहीं है। हमें अपने पे खुद विश्वास रख के सही मार्ग पर चलना पड़ेगा, तभी जाके सिलेक्शन होगा, क्योंकि भटकाने के लिए तो दुनिया पड़ी है। ठीक है, तो चलिए 17 नंबर क्या करा है, और 16 नंबर का जवाब हम लोग दिए कि नहीं? ठीक है, नहीं दिए। चलिए स्टार्ट कर। 16 नंबर क्या करा? किस स्थल पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? तो आई थिंक 16 नंबर का जवाब आप लोग को आना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पल्लवरम। पल्लवरम में पूरा पाषाण कृति की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन 17 नंबर पे चलते हैं दोस्तों। 17 नंबर कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? यूपीपीसीएस 2003 में पूछा गया है। तो इसका जवाब होगा 17 नंबर के ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, 1863 ईस्वी में। ठीक है, 1863 ईस्वी में किया गया था या मिला था। 18 नंबर पे चलते हैं दोस्तों। 18 नंबर कह रहा है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की थी, वो मूलतः क्या थे दोस्तों? जाहिर सी बात है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उन्हें भूवैज्ञानिक कहा जाता था। ठीक है, भूवैज्ञानिक। और ये इसको भी देख लीजिए, यूपीपीसीएस 2009 में पूछा गया क्वेश्चन। 19 पे चलते, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? यूपीपीसीएस 2008। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको प्रूफ देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 19 नंबर का जवाब दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रॉबर्ट ब्रूस ने क्या, उनको क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है या कहा गया। 20 नंबर पे चलते हैं दोस्तों। 20 नंबर क्या कह रहे हैं? 20 नंबर कह रहा है कि भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यूपीपीसीएस 2006, 2008, नेट जेआरएफ 2016। तो 20 नंबर का जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हथनौरा। ठीक है, हथनौरा से मिला है। आगे चलते हैं। 21 कह रहा है कि पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णता था। जो पूरा पाषाण कालीन था दोस्तों, उस समय का जो समय था वो मानव जीवन का पूर्णता क्या था, हमें ये बताना, इस चार ऑप्शन में से बताना है। 21 नंबर का जवाब होगा, ये ग्रामीण था, नागरिक था, आधुनिक था या प्राकृतिक था? जाहिर सी बात ये प्राकृतिक था। पहले हम जंगलों के जड़ी बूटियों को खा करके या मांस जो भी जानवर थे उसी को मांग के खाते थे, ना कि हम ग्रामीण में रहते थे, ना ही नागरिक थे। मतलब उस समय ऐसा कोई पहचान नहीं था, क्योंकि उस समय हमें सब कुछ पता ही नहीं था, हमें कुछ पता नहीं था। 22 नंबर पे चलते, कह रहा है पूर्व पाषाणकालिक मानव का मुख्य धंधा क्या था दोस्तों? यूपीपी से 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? 22 नंबर का जवाब देंगे हम। तो पहले क्या था? पहले तो कृषि था। जी नहीं, बिल्कुल नहीं था। पशुपालन था। बिल्कुल नहीं था। जब हमें कुछ पता नहीं था तो हम पशुपालन कैसे करेंगे? बी पे चलते हैं। बी कह रहा है कि मिट्टी के बर्तन बनाना। जी नहीं, बिल्कुल। जब हमें खाने का मतलब तरीका नहीं पता था, हमें
कुछ फल फ्रूट मतलब जंगली फूड्स को खा करके हम जीते थे, तो हमें मिट्टी के बर्तन, पशुपालन और कृषि कहाँ से पता होगी। तो जाहिर सी बात है शिकार करना या शिकार खेलना मेन होता था, क्योंकि जब भूख लगती है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो उपहार तो चाहिए। तो पहले के लोग क्या करते थे, शिकार करते थे, जानवर को मार करके उसी को अपना शिकार बनाते थे, अपना भोजन बनाते थे। ठीक है, 23 नंबर कह रहा है कि पूरा पाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था दोस्तों। जो पहले के लोग थे उनका मनोरंजन का साधन क्या था, जुआ खेलना के संगीत या घुड़सवारी या शिकार। आरआरबी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 23 का जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ये मूलतः शिकार पर टाइम पास करते थे, अपना मनोरंजन जो भी समझते थे वो शिकार पे ही समझते थे। ठीक है, 24 कह रहा है कि पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज क्या है दोस्तों। जाहिर सी बात है, इसमें ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सिंपल सही भाषा ही, आग की खोज सबसे इंपॉर्टेंट होगी दोस्तों। ठीक है, आग की खोज सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती थी पूर्वजों के शासनकाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 25 नंबर, भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे। जो पहले के पत्थर थे, पत्थर युग जो था, प्रस्तर को पत्थर कहा जाता है, जो ये वाला युग था दोस्तों, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा औजार बना था। तो 25 का जवाब देना है हमें। तो क्या देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्फटिक के औजार बनाए जाते थे दोस्तों। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन 26 नंबर, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है। जो सोहन संस्कृति थी दोस्तों, उसको और किस नाम से जाना जाता था। पूर्व मध्य पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल या नव पाषाण काल। तो इसमें से किसको कहा जा सकता है। तो 26 नंबर का जवाब देंगे आप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूरा पाषाण संस्कृति, क्योंकि सोहन जो संस्कृति थी वो पूरा पाषाण में ही सर्च की गई थी, खोजी गई थी। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। अब मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि ये जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया, इसमें कम से कम 163 क्वेश्चन हैं केवल एक टॉपिक से। अब मानो 163 क्वेश्चन का मतलब कि कितने डायमेंशन, 130 डायमेंशन में पूछा गया है। वो भी 163 जो क्वेश्चन है उसमें अलग अलग एग्जाम को भी सम्मिलित किया गया है। तो बताइए उसका पैटर्न आपको अच्छे से पता चलेगा कि नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों। हम लोग थ्योरी पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, प्रैक्टिस से डर लगता है। हमें उस डर को निकालना है, और जब तक डर को निकालेंगे नहीं तब तक डर के आगे जीत होगी नहीं, ये तो सबको पता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें इस सीरीज को कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ, बाकी प्लीज आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जिन्हें प्रैक्टिस से डर लगता है उनकी डर हमें दूर करना है। वो बुक के माध्यम से नहीं पढ़ सकते तो वीडियो के माध्यम से पढ़ें, ताकि बार बार रिवाइज कर सके, आलसपन आपका नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ अपना फीडबैक हमें दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। ये चैनल केवल प्रैक्टिस के लिए ही, चाहे लेखपाल आपके सामने है, हाई कोर्ट आने वाला है, और अदर्स एग्जाम जो भी आएंगे सब प्रैक्टिस इसमें करवाया जाएगा, इस लूसेंट के अलावा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग हमें हमारा साथ दीजिए। हम इस समय जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आपके लिए, लगभग 2 बज रहे हैं, रात के 2 बजे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो दोस्तों मेरी मेहनत आपके प्रति समर्पित है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा भी सपोर्ट करेंगे तो हमें और काम करने में और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और हमें काम करने में ज़्यादा मतलब इच्छुकता बढ़ेगी। हाँ, हमको फीडबैक जो हमारी मेहनत है वो रंग ला रही है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ाई लिखाई में हम कुछ भी पढ़ेंगे वो हमारा नुकसान नहीं जाता, फायदे की सिवा। और ये तो प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। विदाउट प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है कि आप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने कई बार पढ़ा होगा, फिर एक तरफ पढ़ते हैं एक तरफ भूलते हैं, कुछ रिवाइज नहीं होता दोस्तों। प्रैक्टिस के माध्यम से जो क्वेश्चन एक बार गलत हो गया, जीवन में कभी गलत नहीं होगा, लिख के रख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कल फिर से मिलेंगे अगले सेशन के साथ। आज कितने क्वेश्चन हुए, 26 क्वेश्चन हुए ना। हाँ ठीक है, कल हम 27 क्वेश्चन से एकदम टॉपिक वाइज चलेंगे, सब्जेक्ट वाइज चलेंगे, और एकदम सीरियल वाइज चलेंगे। एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, तो आपको जिससे कंफ्यूजिंग हो। तो ठीक है दोस्तों, चलिए अब बस अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार दोस्तों।